जी हां, तो गाजा जंग के बीच ईरान की एटमी तैयारी ने दुनिया को एक बार फिर न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर पहुंचा दिया है। ईरान के एटमी प्लांट में हलचल तेज होने से अमेरिका समेत दुनिया की कई महाशक्तियां चिंता में है। क्या ईरान एटमी हथियार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है? उधर रूस ने भी एटमी टेंशन बढ़ा दिया है। जहां क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले के बाद रूस का बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है और उधर ताइवान को लेकर चीन भी युद्ध के मूड में आ चुका है। जिनपिंग ने ताइवान को लेकर नई कसम खाई है। इस वक्त दुनिया में दो महायुद्धों के बीच कई मोर्चों पर जंगी हालात बन चुके हैं, जिससे दुनिया पर एटमी वॉर का खतरा और मंडराने लगा है। और चलिए एक बड़ी खबर इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान तेजी से यूरेनियम का क्वालिटी बेहतर करने में जुट गया। जी हां, यूरेनियम को बेहतर करने का काम 3 गुना बढ़ाया गया है। एटमी हथियार बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम की जरूरत पड़ती है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ने ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम को लेकर दुनिया को जानकारी भी दी थी। और देखिए, ईरान पर एटमी मिशन यानी उसके लगातार IAEA ने ये सदस्यों ने जानकारी दी है कि अब 3 गुना बेहतर करने में लग गया है क्वालिटी को, खासतौर पर यूरेनियम की। और अगर ऐसा कर लेता है तो फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम के बहुत करीब पहुंच जाएगा। ईरान को लेकर लगातार इंटरनेशनल एजेंसीज लगातार आगाह करती रही है दुनिया को। ईरान का एटमी मिशन पहले से अमेरिका और दुनिया के देशों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। अब ईरान को लेकर ताजा रिपोर्ट ने दुनिया पर एटमी युद्ध का खतरा और बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने जो रिपोर्ट दी है उसमें क्या है, आइए आपको बताते हैं। ईरान कराएगा एटमी युद्ध, बड़ा सवाल तो यही है। यूरेनियम की क्वालिटी बेहतर करने के काम में तेजी। यूरेनियम क्वालिटी बेहतर करने का काम 3 गुना बढ़ाया गया है। इसके अलावा नवंबर से यूरेनियम को बेहतर करने का काम में तेजी आई है। उत्पादन 3 किलोग्राम से बढ़ाकर 9 किलोग्राम हर महीने किया गया। जून तक हर महीने 3 किलोग्राम यूरेनियम बनाने का काम था। एटम बम के लिए यूरेनियम शुद्धता 60% से ज्यादा होना जरूरी है। ईरान यूरेनियम की शुद्धता को 90% करने की कोशिश में जुटा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ने ईरान पर सदस्य देशों को जानकारी दी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि एटमी प्रोग्राम के लिए ईरान का यूरेनियम को बेहतर करने के मिशन का आखिर मकसद क्या है और इसका दुनिया पर क्या असर होगा, ये आपको बताते हैं। ईरान का एटमी प्रोग्राम जिस पर दुनिया पर बड़ा खतरा है। अमेरिका पश्चिमी देशों के बैन के बावजूद ये एटमी मिशन ईरान की तरफ से जारी रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने की रणनीति है। एटमी क्षमता को किसी भी हाल में हासिल करने का संकल्प है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमले का डर है। इजराइल के खिलाफ भी ईरान एटमी हमला कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग होने का खतरा भी है। एटमी हथियार बनाया तो दुनिया में महाविनाश का खतरा होगा और ईरान से अमेरिकी विरोधी देशों को भी एटमी हथियार मिलने का खतरा है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड VK चतुर्वेदी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड US राठौर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सबसे पहले चतुर्वेदी सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ईरान को लेकर एक कंसर्न है और जैसा कि बार बार बात हो रही है कि वो प्रॉक्सी वॉर करा रहा है, हमले भी हो रहे हैं लेकिन सीधा डायरेक्ट एंट्री नहीं है। लेकिन जिस तरह का यूरेनियम संवर्धन वो कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ईरान इस मुहाने पर है कि कभी भी जंग छेड़ सकता है। निधि, जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है। ये गंभीर मसला है। परमाणु हथियार बनाना और यूरेनियम को एनरिच करना, ये बहुत ऐसे संकेत हैं जो इस तरफ आपको बताते हैं कि आप ईरान एक परमाणु देश बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं मेरा बिल्कुल कन्विक्शन के साथ कहता हूं कि इन एरियाज़ में, मिडिल ईस्ट वगैरह में, जहां पे वो खुद ईरान भी अगर उन्होंने परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल किया इजराइल में या कहीं अमेरिका के विरुद्ध कहीं पर, तो ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं होगा और ईरान के साथ साथ आसपास का पूरा एरिया को भी बहुत नुकसान होगा। तो ये सब चीज़ें सोच समझ के, लेकिन एज ए डेटरेंस, जो इसका मेन पर्पस होता है न्यूक्लियर वेपन्स का, एज ए डेटरेंस लोगों को चिंता में हमेशा रखना, दूसरे के ऊपर बताना कि अगर आपने ये किया तो मैं ये कर दूंगा, ये चीज़ें जारी रहेंगी क्योंकि वही उसका मुख्य
पर्पज है, मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए ऐसा लगता है एक प्रेशर पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ईरान, और ईरान जानता है कि अमेरिका अगर रिटालिएट करेगा तो एक यही तरीका है कि अमेरिका को रोका जा सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आपको बता दें कि ईरान के एटमी प्लांट पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की नजर है। बीते कुछ हफ्तों में एटमी प्लांट के हलचल और ज्यादा तेज हुई है। IAEA ने ईरान पर सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया। कुछ हफ्ते पहले IAEA को ईरान ने वापस भेज दिया था। देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इंटरनेशनल एजेंसीज लगातार ईरान पर यह आरोप भी लगा रही है कि आप ना तो हमें कार्रवाई करने दे रहे हैं, ना ही वहां पे इंस्पेक्ट करने दे रहे हैं, और यही वजह है कि अब लगातार ईरान पर भी दबाव बनता जा रहा है। और आइए अब मैप के जरिए देखते हैं कि ईरान में कहां-कहां एटमी प्लांट और यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास कम से कम 5 एटमी साइट है। ईरान के मैप पर जो आप पीले रंग के साथ जो लोकेशन इस वक्त आप देख रहे हैं मैप पर, वहां एटमी प्लांट है। अरक, बुशहर और फुर्दो, नत्सांस और इस्फहान। लाल रंग के साथ जो लोकेशन आप देख रहे हैं वहां यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। संघन, यज़्द और गेचिन यहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है ईरान के। हरे रंग के साथ जो लोकेशन इस वक्त आप देख रहे हैं वहाँ रिसर्च रिएक्टर्स हैं। ये जगह है बोनाब, रामसर और तेहरान। इसके अलावा तेहरान के पास पार्चिन में ईरान का मिलिट्री बेस भी यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए ये जो आप मैप के जरिए आप देख रहे हैं, इससे काफ़ी कुछ डिटेल सामने आ रही है कि जो एटमी एक्टिविटी है ईरान की वो किस तरह से बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार ईरान अपनी जिस तरीके से गतिविधियां बढ़ा रही है, एक बड़ा कंसर्न है। कर्नल राठौर, ऐसा लगता है कि ईरान ने अभी नहीं, इससे पहले ही तैयारी कर ली थी। ये तो सिर्फ एक तरीके का ट्रेलर या एक तरीके का पोस्टरिंग है कि देखिए हमने अपनी तैयारी कर ली, आपने कुछ किया तो हम आपको रिटालिएट जरूर करेंगे। देखिए ईरान का एक लॉन्ग चेरिश ड्रीम है न्यूक्लियर पावर बनना, और ईरान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो एक चिंता का सबब है। पहली बात तो ईरान एक शिया मुल्क है। अगर कल को न्यूक्लियर पावर ईरान बनता है तो जाहिर सी बात है सुन्नी मुल्कों में इसकी धमक सुनाई देगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को अगर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम से जोड़ के देखें तो आपको लगेगा कि यकाएक ईरान बहुत लंबी छलांग ले सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत ही सक्सेसफुल मिसाइल प्रोग्राम है, ड्रोन प्रोग्राम है। और उसके बाद वो उस पूरे इलाके में एक ऐसा मुल्क होगा जिसका रूस और चीन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, जिससे अमेरिका को परेशानी होगी। तो ये सारी चीज़ें अगर ईरान बन जाता है न्यूक्लियर पावर, तो पूरे इलाके में एक अजीब से अनसेटलिंग सिचुएशंस आएंगी। और जिस तरीके से ईरान ने अभी हमास वार में अपने रोल को अदा किया है और पूरे इलाके को अनसेटल किया है, आप समझिए अगर ये न्यूक्लियर पावर होगी तो इसकी गूंज कहां तक सुनाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, राठौर सर, यही तो बात है कि अगर ईरान इतना पावरफुल हो गया तो ये मेजर कंसर्न उस अलायंस के लिए होगा जो अमेरिका के साथ खड़ा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे वो माफ कीजिए इजराइल हो। ये सारे देश लगातार इसी बात से दहशत में है। और इस बीच एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें कि गाजा वॉर से महायुद्ध के खतरनाक संकेत भी मिल रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का बड़ा बयान सामने आया, जहां 7 फ्रंट से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं, ये गैलेंट ने कहा। और यमन और ईरान से भी इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। गैलेंट ने कहा कि देखिए लगातार हम पर खतरे मंडरा रहे हैं, 7 फ्रंट हमारे लिए खोल दिए गए हैं और लगातार यमन से और ईरान से भी हम पर हमले किए जा रहे हैं। और इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने क्या कुछ कहा है, वॉर फ्रंट किस तरह से खुल रहे हैं। हम इस वक्त मल्टी फ्रंट वॉर में हैं, ये कहा गया गैलेंट की तरफ से। हम पर 7 मोर्चे से हमले हो रहे हैं, 7 में से 6 फ्रंट पर हम जवाब दे रहे हैं। जो भी हमारे खिलाफ है वो हमारा टारगेट है। हम किसी भी दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे, इजराइल पूरी ताकत से जवाब देगा। तो ये कहा गया योआव गैलेंट की तरफ से, एक बार फिर से ललकारा गया है कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और जो हमारा दुश्मन है वही हमारा टारगेट है। लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी सर, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह योआव गैलेंट ने एक बार फिर से हुंकार भरी है कि ये युद्ध अभी अंत नहीं समझा जाना चाहिए और अभी तो हम दोगुनी ताकत से जवाब देंगे? बिल्कुल सही है। ये डायरेक्टली एक अमेरिका का इस इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसमें एक पूरा इंटरफेरेंस है, बल्कि ये भी कहा है कि हम पूरी तरह से सपोर्ट में हैं इजराइल के।
आसपास के जो देश हैं वहाँ पे, इंक्लूडिंग ईरान जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, यमन, हाउतीज, सीरिया, लेबनान, ये सब कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल के अगेंस्ट एक मोर्चाबंदी करें। लेकिन मुझे जो मैंने मिडिल ईस्ट को पढ़ा है वो समझता हूँ कि ये सब ज़्यादा बातें करते हैं, एक्शन कम होता है। अगर आप इनसे कहें कि एक ब्रिगेड भेज दें वहाँ लड़ने के लिए तो कोई नहीं भेजेगा, एक बटालियन नहीं भेजेगा, एक कंपनी नहीं भेजेगा, लेकिन सपोर्ट जरूर करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। वहाँ पे जो होती क्या है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर नॉट कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस। ये लोग इस तरह के नॉन कन्वेंशनल कावर्डली एक्ट, जो कावर्डली एक्ट होते हैं उनमें विश्वास रखते हैं, लेकिन जब इस तरह के एक्शन होते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल फोर्स डिप्लॉय हो जाते हैं। और यही इनका एम है कि किसी तरह से इंगेज रखें, अमेरिका को भी यहाँ पे लगाएं, उनको अमेरिका भी को भी वहाँ पे, क्योंकि अमेरिका के हर मिडिल ईस्ट के कंट्री में कोई ना कोई बेस है। और वहाँ पे जो अगर आप देखें तो रेड सी और पूरा जो सीन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें भी अमेरिका के काफ़ी इंटरेस्ट हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ये बहुत इम्पोर्टेंट इलाका है और अमेरिका को इंश्योर करना है कि यहाँ पे पीस रहे। लेकिन पीस तब तक नहीं रहेगी जब तक इजरायली बंधक और अमेरिकन जो बंधक हैं वो वापस नहीं होंगे। मैं नहीं समझता तब तक इजराइल किसी प्रकार की यहाँ पे शांति चाहेगा। जनरल साहब, बात एक ही जगह आके अटक जाते कि बंधकों की रिहाई कैसे होगी, यही अमेरिका कह रहा है, यही इजराइल कह रहा है, और शायद अब हमास ये नहीं चाहता कि बंधक रिहा भी हों, और यही वजह है कि ये युद्ध और लंबा खिंचता जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें कि इराक ने फिर से यूएस बेस पर हमला किया है। जी हाँ, अल असद बेस पर 3 धमाके हुए, अमेरिकी सेना को टारगेट कर ये हमले किए गए हैं। देखिए, इराक एक मेजर कंसर्न बन गया और इराक के कई बेसिस पे अमेरिका, जिस तरह से जनरल साहब बता रहे थे कि देखिए सीरिया हो, इराक हो, यहां पर अमेरिका की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब अमेरिका के इन बेसिस पर भी टारगेट किए जा रहे हैं। इराक में 3 बेसिस पर हमले किए गए, अल असद बेस पर 3 धमाकों की खबर मिल रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से इजराइल 7 वॉर फ्रंट पर इस वक्त घिरा हुआ है और इजराइल का जो पार्टनर है अमेरिका भी मिडिल ईस्ट में निशाने पर है। एक तरफ इजराइल अकेला है तो गाजा हमास से जंग चल रही है, वेस्ट बैंक हमास और पीआईजे, यहाँ पर ये वॉर फ्रंट है। आप देख रहे हैं जो वॉर फ्रंट इस वक्त हम दिखा रहे हैं। तीसरा वॉर फ्रंट लेबनान हिजबुल्लाह का है, चौथा सीरिया, कई आतंकी गुट यहाँ पर भी है जो कि रिबेलियंस है। यमन का जो हूती विद्रोही है गुट, वो भी एक तरह से वॉर फ्रंट है। 5वां जो वॉर फ्रंट है जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मैप पर, वो है इराक का कातिब हिजबुल्लाह। 7वां जो है वो ईरान हथियार सप्लायर है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए ये 7 फ्रंट हैं जो खुल चुके हैं। कर्नल राठौर, वॉर में कहा जाता है कि देयर इज ऑलवेज अ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। इजराइल को वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हिजबुल्लाह लग रहा था, लेकिन असल में वो हूती निकले। क्या आपको लगता है कि इजराइल की दिक्कत अभी और बढ़ेगी और या फिर ये वॉर का जो सिनेरियो खत्म भी हो जाए, लेकिन हूती का जो कंसर्न है, हूती का जो थ्रेट है वो लंबा चलने वाला है? देखिए, यहाँ पर जो हूतीज को शुरू में आंका जा रहा था कि वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, एक रैग टैग आर्मी है, उससे वो कहीं ज़्यादा निकले। उन्होंने देखिए कि सिर्फ 2 स्ट्राइक्स की हैं और रेड सी को उन्होंने बंद कर दिया और वहाँ एक कॉशन डाल दिया कि 7 या 8 मुल्क मिल करके वहाँ पर अभी एक ऑपरेशन चला रहे हैं सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खोलने के लिए। हूती आज बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रहा है, हूती आज बहुत ही रिफाइंड किस्म के ड्रोन्स उड़ा रहा है, हूती के लोग जा कर के सी जैकिंग कर रहे हैं, तो उन्हें रैग टैग समझना गलती होगी। ये एक सबसे बड़ी चीज़ निकल के आई है। और देखिए यहाँ पर ईरान जो है, ईरान 3 मोर्चों पे, जो निधि ने अभी बताए, 3 मोर्चों पे लड़ाई खुद जो है डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। इराक के बेसिस पे, अमेरिकन बेसिस पे हमले वो करवा रहा है। सीरिया में उसके लोग हैं जिसका भी एक ब्रिगेडियर जनरल मारा गया है। हूतीज़ को वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है और तीनों जगहों पर ये हमले जारी हैं। ईरान के बारे में जो हम पहले कह रहे थे वो आप देखें, ईरान ने अपनी इच्छा शक्ति भी बताई है। इंडिया अरब महासागर में आ करके उन्होंने हमारे इकोनॉमिक जोन के बिल्कुल बाउंड्री पर कैंप प्लूटो को मारा ड्रोन स्ट्राइक से। ईरान एक ऐसा ट्विस्ट प्ले गेम खेल रहा है
जिसमें ये बात निकलकर सामने आ रही है कि वो चाहता है कि उसकी हर स्तर पर चले, और यहाँ पर हमलावर वो भी टारगेट बनाकर सेट कर बैठा है इस वक्त वॉर जोन में। यूक्रेन युद्ध पर रूस का बड़ा दावा भी सामने आया। जी हाँ, 2023 का टारगेट पूरा कर लिया गया है। रूस ने यह कहा है कि 2023 में जो हमने टारगेट रखे थे वो हमने अचीव कर लिए हैं, यानी बड़ा दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है। और देखिए, हमास और इजराइल की जंग के बारे में तो आपने पूरी जानकारी ले ली, लेकिन एक और वॉर फ्रंट है जो अभी भी उसी तरीके से आग उगल रहा है। वो है यूक्रेन युद्ध और रूस के बीच का युद्ध। यूक्रेन युद्ध जीतेगा रूस, ये हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, बड़ी कामयाबी का दावा कर रहा है रूस। 2023 का टारगेट पूरा कर लिया गया है। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव नाकाम रहे हैं। निधि, बिल्कुल, सर्गेई शोइगु की तरफ से और कहा गया कि हमारा हथियारों का उत्पादन तेजी से बढ़ा है, हथियारों पर पश्चिमी दिखावे की पोल भी खुल गई है। देखिए, बिल्कुल ये भी कहा जा रहा है कि रणनीतिक रूप से अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है, अंतिम लक्ष्य के और करीब पहुंच रहे हैं, ये रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है। जी हाँ, और भी बड़ी बातें कही गई हैं जिसमें टारगेट को आसानी से हासिल करने की बात कही जा रही है सर्गेई शोइगु की तरफ से। चतुर्वेदी सर, ये अब देखिए, ये एक डिफरेंट मोर्चा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मोर्चा भी कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। एक ऐसा वॉर फ्रंट जिसमें रूस लगातार ये कह रहा है कि हम तो कब्जे की जंग में जीत रहे। निधि, मैं इस स्टेटमेंट से काफ़ी सहमत हूँ। रूस का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो केवल ईस्टर्न यूक्रेन ही था। ये खैरसोन से लेके डॉनबास का एरिया और खार्किव का एरिया, यही उनका, क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो रशियन समर्थक थी और उन्हीं की अधिकतर काफ़ी मेल जोल के लोग रहते थे। और एक संकेत देना था कि अगर आपने इस तरह की चीज़ें की, नेटो वगैरह को ज्वाइन करने की कोशिश की, तो हम अपने बॉर्डर पे एक ऐसे संगठन को नहीं आने देते जो कि हमारे साथ नहीं है। और ये दोनों चीज़ों में रूस बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। आज आप देख लीजिए, उसकी पूरी वहाँ पर है, लेकिन क्रीमिया में एक 2-3 केसेस ज़रूर हुए हैं जहाँ पे कि ये पूरी यूक्रेन ने कोशिश की है कि एक सबक देने के लिए, एक रिटेलिएशन मोड में करने के लिए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, मार्च में इलेक्शन हो रहे हैं, रूस ने ऑलरेडी बोल दिया है, मतलब एक बड़ी बात, ये लोग इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। अब आप देख लीजिए कि उस एरिया पे रूस कभी अपना कब्जा छोड़ने वाला नहीं है। अगर ये दावा किया जा रहा है कब्जे की जंग का, तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं राठौर सर आपके पास आऊंगी, क्या ये दावा आपको भी लगता है कि यूक्रेन जंग की तरफ रूस आगे बढ़ रहा है? एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, मिडिल ईस्ट के वॉर जोन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, यमन फ्रंट पर अमेरिका ने मोर्चा संभाल लिया है। पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल फायर की है। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर। रेड सी, जो लाल सागर है, अमेरिकी सेना का एक्शन यहाँ पर तेज हो गया है। रेड सी में 12 घंटे में हूती के 18 हमले हुए हैं। 12 घंटे में हूती विद्रोहियों के 18 हमले, 18 अटैक्स हुए हैं। तो यमन फ्रंट पर अमेरिका ने इस वक्त मोर्चा संभाल दिया है। देखिए, एक तरफ तो अमेरिकी बेस निशाने पर है, तो दूसरी तरफ अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया जा रहा है उसकी तरफ से। जो हूती विद्रोही हैं उनको जवाब दिया जा रहा है। अमेरिकी सेना ने एक्शन तेज कर दिया है, और ये रेड सी में जो जंगी जहाज है अमेरिका का, उसके जरिए ये बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई है, जिसके जरिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। और देखिए, लगातार हम ये क्यों कह रहे हैं कि 7 मोर्चे खुल चुके हैं और एक मोर्चा अब अमेरिका ने ही संभाल लिया। जी, अमेरिका ने संभाला है हूती का मोर्चा, और अब तक यूएस नेवी ने कई हमले नाकाम कर दिए। पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हूती ने 3 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, और यूएस नेवी ने 12 घंटे में 18 हमलों को नाकाम किया। 12 घंटे में हूती ने 12 ड्रोन और 6 मिसाइलें दागी थी। 17 अक्टूबर के बाद 100 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए गए। हूती विद्रोहियों ने 21 जहाजों को टारगेट भी किया था। हमलों में अहम ग्लोबल रूट अस्त व्यस्त करना था। इनका मकसद था कि पूरे रेड सी के इस इलाके को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया जाए। इस मैप में हम आपको पूरा शिपिंग रूट दिखा रहे हैं, और यह भी समझा रहे हैं कि इसके साथ साथ अमेरिका वॉरशिप यूएसएस लैबून और यूएसएस आइजनहावर की लोकेशन भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब ये बता रहे हैं कि यमन और इथिया और जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, अदन की खाड़ी, इन इलाकों के अंदर अब अमेरिका ने अपनी तैनाती कितनी ज्यादा कर दी है।
और खासतौर पे कर्नल राठौर, देखिए ऐसा लगता है कि अमेरिका को कंसर्न सिर्फ इजराइल का नहीं है, अमेरिका को कंसर्न अपने बिजनेस इंटरेस्ट भी है। उसको लगता है कि अगर ये रूट डिस्टर्ब हुआ तो पूरा यूरोप ही डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर अमेरिका की लीडरशिप में एक ऑपरेशन शुरू हुआ है, प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। कोई इसमें 9 देश शामिल हैं और जैसा आपने बताया कि अभी हूती विद्रोही मान नहीं रहे हैं। कल उन्होंने 2 मर्चेंट वेसल्स पर फायर किया, जिसमें एक इंडियन मर्चेंट वेसल भी है, MV साईं बाबा। और इनके ऊपर जो ड्रोन फायर हुए थे, एक के ऊपर ड्रोन गिरा था, दूसरे को अमेरिकन नेवी ने नाकाम किया। तो जो रेड सी के अंदर में अभी अमेरिकन नेवी के शिप हैं, वो इसको काम को संभाल रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि रेड सी की जो लोकेशन है और वहाँ से जो कार्गो पार होता है, मेडिटेरेनियन में जाके खुलता है, ये अगर सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खुला नहीं रहेगा तो सबसे बड़ा गंभीर संकट आएगा ऑयल का। सबसे ज्यादा बड़ी बात ये राठौर सर की जो पूरा रूट है वो काफी चिंताजनक है। अगर इस रूट पर भी अटैक हो रहा है या हमले बढ़ रहे हैं तो ये बहुत चिंता का विषय। एक बड़ी खबर है, उसके बाद तक कुछ और डिटेल बिग वॉल के जरिए मैं आप तक पहुंचाऊंगी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। जहाजों के लिए सेफ कॉरिडोर बनाने का प्लान तैयार किया गया है। देखिए, एक सेफ कॉरिडोर के तौर पर अमेरिका इस पर प्लान बना रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है ताकि हमलों से बचा जा सके और हमलों का जवाब दिया जा सके। इसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अभी अमेरिका प्लानिंग बना रहा है। और कितना अहम है रेड सी रूट, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं बिग बॉल के जरिए डिटेल्स। ये जो लाल सागर का रूट है वो कितना अहम है, ये देखिए। ये स्वेज नहर से भूमध्य सागर का सीधा रास्ता जुड़ता है। स्वेज नहर से कितना अहम है ये रेड सी रूट, अब हम आपको ये बताएंगे। ये आप जहाज देख रहे हैं, यूरोप एशिया का 12% समुद्री ट्रैफिक इसके अंतर्गत आता है। सुमित, बिल्कुल, देखिए 12% से ज्यादा हर दिन 50 मालवाहक जहाज यहाँ से आवाजाही करते हैं, यानी यहाँ से लगातार जो उनका ट्रांसपोर्टेशन है वो यहीं से होता है। ये रूट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12% को कम मत आकिए, 12% बहुत होता है। और देखिए, ये रेड सी का एरिया इतना ज़्यादा अहम इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे हूतियों का थ्रेट यहाँ पर और बढ़ेगा। बिल्कुल सुमित, आप ठीक कह रहे हैं। और थ्रेट है तो थ्रेट है चतुर्वेदी सर, इसीलिए ही हलचल भी है, एक्टिविटी भी है। और अमेरिका अपने मोर्चे के साथ तैनात है। जो स्विस कैनाल कहा जाता है या फिर जो स्वेज नहर है, जहाँ से रेड सी का रूट तय होता है, वहाँ पर बहुत बिजनेस होता है और कई देश जुड़े हुए हैं मिडिल ईस्ट के। ऐसे में यहाँ पर अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो सभी के इर्द गिर्द ही होगी। निधि, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। पूरा यूरोप से, मिडिल ईस्ट से यहाँ सारा जो इम्पॉर्टेंट, स्पेशली द ऑयल, ये सब यहाँ से निकलता है। और अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो अगर हमको केप ऑफ गुड होप से आना पड़ेगा तो वो टाइम में भी कॉस्टली होगा और फ्यूल में भी कॉस्टली होगा और बाकी भी तमाम इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इस एरिया को सेफ रखना हर कंट्री, यूरोप की कंट्री, USA की, बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन से काफ़ी कम्युनिकेशन करती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग भारत के लिए, हमारे भारत के लिए भी यहाँ पे। तो ये सब लोग इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे सेफ कॉरिडोर बने। कुछ शिप्स की यहाँ पे तैनाती की जाएगी, कुछ एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यहाँ पे तैनात किए जाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। और ऐसी पावर्स जब USA और यूरोप इन्वॉल्व है तो ये इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन इट इज रियली कॉस्टली। एक सवाल राठौर सर आपसे है, जैसा कि चतुर्वेदी सर ने कहा कि सेफ कॉरिडोर बनाना जरूरी है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ईरान यहाँ पर सेंधमारी भी कर सकता है सेफ कॉरिडोर पे? लेकिन ये यहाँ पर बहुत कम लोगों को बात मालूम है, ईरान की नेवल प्रेजेंस है यहाँ पर। और वो जहाँ हूती हैं वहाँ पर ईरान के सर्वेलेंस और एयर डिफेंस शिप हैं। कहा यह जाता है कि जहाज़ों के आने जाने की खबर ईरान के उससे मिलती है और जिस पे ये लोग बाद में मिसाइल और ड्रोन्स फायर कर रहे हैं। तो वहाँ से पहले तो ईरान की नेवी को निकालना ज़रूरी होगा। और यहाँ पर एक झटका भी US को लगा है। US ने 8 देशों की एक बनाई थी, प्रॉस्पेरिटी गार्डियन करके ऑपरेशन शुरू किया था। बाद में उसमें से स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन
उससे निकल गए। उन्होंने कहा हम नेटो या यूयू के नीचे जरूर आएंगे, लेकिन अमेरिका की लीडरशिप बिल्कुल, अमेरिका की नहीं लीडरशिप आएंगे। भी लगातार कर्नल राठौर सवालों में। इसी वजह से सऊदी जैसे देश भी अब ये कह रहे हैं कि ईरान से बात करना भी बेहद जरूरी है। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय समुद्री सीमा में मर्चेंट शिप पर बड़े हमले किए गए हैं। जी हाँ, पिछले 35 दिनों में मर्चेंट शिप पर 30 ड्रोन हमले किए गए हैं। खुद नेवी चीफ ने सीएनएस ने इस शिप पर हमलों की जानकारी दी है और बताया कि हमला करने वालों का पता लगाने में जुटी है भारतीय नौसेना। लगातार इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। देखिए, ये वॉर अपने कैनवस को और ज्यादा बढ़ाती जा रही है। जी, भारतीय समुद्री सीमा में मर्चेंट शिप को लगातार कैसे निशाना बनाया जा रहा है। अब देखिए हुआ क्या, आपको बता रहे हैं। कुछ भारतीय समुद्री सीमा में मालवाहक जहाज पर हमले किए गए हैं, अटैक किया गया है। और 35 दिन में आपको जानकर हैरानी होगी कि मालवाहक जो मर्चेंट नेवी के शिप्स होते हैं, मालवाहक जहाज पर 30 ड्रोन अटैक्स हुए हैं। सुमित जी बिल्कुल, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि भारत ने क्या किया। इसके बाद निगरानी के लिए 3 युद्धपोतों को एयरक्राफ्ट को भी भेज दिया गया है। खासतौर पे P-8I जो सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, विमान, उसको भी तैनात कर दिया गया है। यानी इस पूरे एरिया के अंदर और हमलावरों की पड़ताल भी की जा रही है। निधि, बिल्कुल, इसके अलावा आप खास बात क्या, आपको ये भी बता दें, इजराइल हमास युद्ध के बाद हमले बढ़े हैं और इसीलिए चौकन्ना है भारतीय नौसेना। भारतीय नेवी जो है वो इस वक्त इन हमलों का जवाब दे रही है। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ताइवान पर चीन की बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। अमेरिका का नाम लिए बगैर ये धमकी दी है। ताइवान को अलग करने से रोकने की जिनपिंग ने कसम खा ली है। ताइवान को चीन से अलग होने नहीं देंगे, ये जिनपिंग का कहना है। कोई भी ताकत ताइवान को चीन से अलग नहीं कर सकता। और ताइवान पर अगले महीने आम चुनाव से पहले चीन की नई धमकी से एक बार फिर से सनसनी मच गई है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने वाला है। चीन ताइवान को कैसे घेरने की तैयारी कर रहा है, आइए आपको बताते हैं कि कैसे ये घेरने की तैयारी हो रही है। ताइवान पर चीन की कसम क्या है। चीन ने ताइवान को अपनी मातृभूमि का हिस्सा बताया है। ताइवान की आज़ादी का समर्थन युद्ध के लिए उकसाना है, ऐसा कहा गया है। बीते 1.5 साल में ताइवान के पास 2 बड़े युद्धाभ्यास भी किए गए हैं। जहां हम क्यों कह रहे हैं, 1 साल में कई बार ताइवान में लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ भी की है। देखिए, लगातार फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। बीते शनिवार को 10 फाइटर जेट ताइवान की सीमा में एक बार फिर से घुस गए थे और यह भी कहा जा रहा है कि ताइवान स्टेट में कई बार चीनी युद्धपोत भी घुसपैठ कर चुके हैं। जी हाँ, बीते शनिवार को 10 फाइटर जेट ताइवान सीमा में घुसे। देखिए, हलचल तेज है। ताइवान स्ट्रेट में कई बार चीनी युद्धपोत ने घुसपैठ तक की है। सिर्फ दिसंबर में 222 लड़ाकू विमान, 137 युद्धपोत ताइवानी सीमा पर भेजे गए हैं। वहीं ताइवान चीन के बीच युद्ध छिड़ने का खतरा हर दिन बढ़ रहा है। तो युद्ध का एक नया मोर्चा, राठौर साहब, इस मोर्चे को आप कैसे देखते? देखिए, दखल चीन का कम नहीं हो रहा ताइवान को लेकर और इसीलिए गतिविधि भी ज्यादा है। अब ताइवान को लेकर भी है, चीन ने कसम खाई है, पर ताइवान भी जवाब देगा इसको लेकर। देखिए, ताइवान का कार्ड चाइना तब खेलता है जब वो अमेरिका का ध्यान कहीं और हटाना चाहता है। जब अभी आप देख रहे हैं इजराइल हमास वार में अमेरिका पूरी तरह से लिप्त है और चाइना चाहता है कि अमेरिका थोड़ा वहाँ से हटे, तो ये ताइवान की धमकी सामने आई है। इस ताइवान एक डोरमेंट चीज़ है, वो हमेशा रहती है, लेकिन उसको बीच बीच में उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना, ये एक कार्ड गेम है जो जी जिनपिंग खेलते रहते हैं। चाहे वो रूस यूक्रेन वार हो, चाहे इजराइल हमास वार हो, जहां वो अमेरिका को थोड़ा ध्यान भटकाना चाहते हैं, वहां ये गेम खेल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए बात तो यही है कि चीन, ऐसा लगता है कि चाहे वो ईरान हो, चाहे वो हमास और इजराइल के बीच की जंग हो, चीन का नाम हर जगह जरूर आता है क्योंकि एक मास्टर प्लेयर के तौर पर चीन खेल रहा है। चलिए, इस खास पेशकश में इतना ही।